Today's topic is based on Arrhenius theory of electrolyte dissociation. तो आर्हेनियस हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके डिसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। तो आर्हेनियस ने हमारे पास कुछ पोस्टुलेट दे रखे। उन पोस्टुलेट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन वाटर इट ब्रेक्स अप इनटू टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में तो टू पार्ट्स में डिसोसिएट होता है। तो जो एक पार्ट डिसोसिएट होगा उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम बोल रहे हैं कैटायन। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट डिसोसिएट होगा नेगेटिव फॉर्म में उसको हम क्या बोल रहे हैं? एनायन। ठीक है। तो लिखा है चार्ज आर कॉल्ड कैटायन वाइल दोज हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइंस। तो कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल कि Na अगर पॉजिटिव में तो उसे कैटायन बोलेंगे और Cl नेगेटिव में तो उसे एनायन बोलेंगे। K अगर पॉजिटिव में तो कैटायन बोलेंगे और अगर Cl नेगेटिव में तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनायन। सेकेंड पोस्टुलेट देखते हैं। द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन इन द सॉल्यूशन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑन द एनायंस। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास टू कैटायंस बनते, फॉर एग्जांपल टू Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ है तो टू Cl नेगेटिव का भी फॉर्मेशन होगा। तो जितने आपके पॉजिटिव चार्ज बने उतने क्या बनेंगे? नेगेटिव चार्ज का भी फॉर्मेशन होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो इसे कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में जितने आयंस बन रहे कैटायन उतने ही एनायंस बनेंगे जिनके चार्जेस क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। दियर नंबर मे बी डिफरेंट दो सॉल्यूशन एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जो सॉल्यूशन रहेगा इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा बिल्कुल। क्योंकि जब टू पॉजिटिव चार्ज बनेंगे और टू नेगेटिव चार्ज बनेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। अगर इलेक्ट्रिकली देखते हो तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपके पास? न्यूट्रल है ना। तो कैटायंस ले लो आप प्लस एनायंस। तो एक तरफ तो क्या होगा? पॉजिटिव और एक तरफ क्या होगा? नेगेटिव। ओवरऑल सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाना चाहिए? न्यूट्रल। ये सेकंड पोस्टुलेट बोलता है इसे। थर्ड क्या है? द आयंस आर फ्री टू मूव। बिल्कुल। जब भी सॉल्यूशन में आयंस जनरेट होगा वो फ्री टू मूव्स करेगा। कहाँ पर? एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकली फील्ड आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। कोई भी आयंस जो भी इलेक्ट्रोलाइट से और डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएशन होने पर हरदम अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव लगा हुआ और एक नेगेटिव है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव मान लेता हूँ और इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव मान लेता हूँ और इसमें चार्जेस है तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होने के बाद अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ फ्री ऑफ मूव करता है। ये इस पॉइंट्स का मतलब था। जो नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 1 मोल दे रखी है 2 मोल दे रखी है या परसेंट में दे रखी हो 10% दे रखी हो 20% ना। और डाइल्यूशन। ठीक है। डाइल्यूशन का यहाँ पे मतलब है एक्चुअली देखो कंसंट्रेशन है फिक्स रहेगी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ठीक है एक फिक्स वॉल्यूम में प्रेजेंट है। ऐसे डाइल्यूशन में भी ये रहेगा कि वॉल्यूम वापस क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। may not be completely ionized and the fraction of the total molecule ionized is term। देखो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कंसंट्रेशन तो आपको दे रही है फिक्स कंसंट्रेशन, लेकिन इस कंसंट्रेशन में हर एक मॉलिक्यूल्स तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। जो मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है वही क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी के लिए क्या रहेगा? रेस्पॉन्सिबल। और जो आयनाइज नहीं हुआ है वो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है ठीक है डिसोसिएट होगा। जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? आयंस। और ये जो आयंस बनेंगे यही आयंस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कंडक्टेंस के लिए। ठीक है। और जो अनडिसोसिएट है जैसे अगर अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल है
तो अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल तो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है मॉलिक्यूल्स का तो आयंस में नहीं टूटा, जब आयंस में नहीं टूटा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये बोल रहा है कि जो डिसोसिएट मॉलिक्यूल है आयंस, उन्हीं आयंस का जो फ्रैक्शन है वो ही हमारे काम का है। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन कंसंट्रेशन मे नॉट बी completely ionized and the fraction of the total molecule ionized, जितने मॉलिक्यूल आयनाइज हुए उसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है उसका पार्ट। सो हमें से जैसे 80 मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हुए तो फ्रैक्शन क्या 80 का ही है, जो 80% पार्ट है वही हमारे काम का है। आयंस इस टर्म एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं। तो होता है क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं हम। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू आयंस, यहाँ पर उन्हीं आयंस को हम लेना है जो कि डिसोसिएट होकर आयंस में टूट चुके, इसलिए लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट। तो डिसोसिएट किस में हो चुके, इनटू आयंस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन इनिशियली, इनिशियली जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने लिए वो होंगे, और जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे। तो जो डिसोसिएट मॉलिक्यूल हो चुके हैं आयंस में, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो आपके पास निकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो डिसोसिएट आयंस है क्या लिखा है, ठीक है, जो डिसोसिएट आयंस है उसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, दीज आयंस आर कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट, मतलब वापस जुड़ जाएंगे, रीयूनाइट टू फॉर्म undissociated molecules and a state of equilibrium between the ionized and non-unionized molecule exist। क्या होगा देखो, ये फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ए और बी था, है ना, तो ए बी मॉलिक्यूल है, ये डिसोसिएट होता है ए प्लस और बी नेगेटिव में, वापस क्या होता है कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शन करके वापस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते ए और बी, क्योंकि अब इस रिएक्शंस में एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है, उसी इक्विलिब्रियम को क्या बोल रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही आयंस आपस में रिएक्शन करके वापस एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, इसलिए यहाँ पर जो आयनिक इक्विलिब्रियम्स रहेगा वो क्या रहेगा, अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में ना। तो जो इक्विलिब्रियम है आपके पास अनआयनाइज्ड और किसके बीच में रहेगा, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में। इसी को हम बोल रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टीज रहेगी वही प्रॉपर्टीज किसकी रहती है, उनके आयंस की, या ये बोल सकता हूँ कि जो आयंस की प्रॉपर्टीज रहेगी वही इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टीज रहेगी। बात एक ही है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वही टूट के क्या बनाएगा, आयंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी वही क्या है, आयंस की, और जो आयंस की प्रॉपर्टी है उसी वही क्या रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हम उसको देखते हैं। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स का आपके पास नेचर कैसा होना चाहिए। तो सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर हाईली आयनाइज्ड, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हाईली आयनाइज्ड होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो आप NaCl ले लो ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH, ये सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लाइक HCl हो गया, NaCl हो गया, KOH हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाइल द अदर दैट मीन्स जो वीक होंगे, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा।
are poorly ionized weak electrolytes. That means completely ammonium hydroxide या completely acetic acid अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। जब completely डिसोसिएट नहीं होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फ्रैक्शन होगा वो भी कम होगा ना। जब completely आयनाइज नहीं होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपके पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिखते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएट आयन, ये लिखते हैं डिग्री ऑफ इनिशियली टेकन मॉलिक्यूल। तो जो फ्रैक्शन आपके पास कम मिलेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या मिलेगा, कम। वो किसके लिए मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जब फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलेगा तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा मिलेंगे। वो किसके लिए मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नेक्स्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। बिल्कुल, डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे से आप डाइल्यूशन करते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है ना, क्योंकि कंप्लीटली मॉलिक्यूल अपने आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। सेकेंड रीज़न यहाँ पर यह है कि डाइल्यूशन करने पर डिसोसिएशन बढ़ता भी क्यों है, क्योंकि जैसे से आप वाटर के साथ डाइल्यूशन करोगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है ना, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में 80% जो फोर्स लगा हुआ है, जैसे मैं इसको लिखता हूँ Na और Cl है ना, तो इसके बीच में जो बॉन्ड है ये 80% क्या कर देगा, इसको वीक कर देगा। तो वीक करने पे Na कम्प्लीटली अलग हो जाएगा, Cl बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करता हूँ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, ये अमोनियम और ये हाइड्रोक्साइड इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है इस इंट्रैक्शन को तोड़ देगा, जिससे क्या होगा कि अमोनियम कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा, किससे, हाइड्रोक्साइड से। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ द डिसोसिएट मॉलिक्यूल बढ़ता है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में बॉन्ड है उस बॉन्ड वीक भी कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, ये वापस से आयनाइजेशन बढ़ेगा। या आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा डिसोसिएट होंगे। जब मॉलिक्यूल आपके पास डिसोसिएट होंगे तो फर्दर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की इंक्रीज होगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर में क्या लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके आयनाइजेशन होगा। जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, ओवरऑल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। इन एडिशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। बिल्कुल, अगर आपके पास सॉल्वेंट में कोई दूसरे ऐसे भी आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं या डिसोसिएट होने में क्या कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उस केसेस में भी क्या होगा, आपके पास आयनाइजेशन चेंज हो जाएगा ना। तो क्या लिखा है, इन एडिशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। ठीक है, अब यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो, आप सॉलिड और सॉल्वेंट को यूज़ करें तो ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा ना हो कि मॉलिक्यूल क्या क्या हो गया है, कोगुलेशन हो जाए। अगर मॉलिक्यूल का कोगुलेशन हो गया, कोगुलेशन मतलब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्लम्प बना लेते हैं, तभी भी क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपके पास कम हो जाएगा। या कुछ ऐसे आयंस प्रेजेंट्स हैं जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, कम, उस कंडीशन में भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस के टर्म में दिखते हैं
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ऑल्सो बी गिवन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू लैम्डा वी डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनाइट। तो लैम्डा वी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट डाइल्यूशन वी, जो भी गिवन डाइल्यूशन है उस पे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट द डाइल्यूशन वी, और डाइल्यूशन करने पे हमें पता है आयनाइजेशन क्या होता है, बढ़ता है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। आयनाइजेशन इंक्रीजेस। लैम्डा इन्फिनाइट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और गिवन डाइल्यूशन पे आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो गिवन डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जब डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो आपके पास क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपके पास आर्रेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का जो फर्स्ट पार्ट था ये आपके कंप्लीट हुआ। अब जो अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो आर्रेनियस थ्योरी की जो लिमिटेशंस है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसके लिए हमने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया हुआ है। थैंक यू।